आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है, थोड़ा सा देखते रहिएगा क्योंकि मेमोरी में वो डिलीट करना भूल गया हूँ कि कहीं मेमोरी फुल ना हो जाए, है ना। तो अब देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लें, इस सेशन में 30 सवाल डिस्कस कर लें तो 20-25 मिनट और लगेंगे और उसके बाद हम क्लास क्लोज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन बताइए, ठीक है ना। तो करेक्ट एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या बताया था, E बराबर हाफ LI², बताया था कि नहीं बताया था, बोलो बेटा। अगर I करंट फ्लो कर रही है, L सेल्फ इंडक्टेंस है, तो एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ LI²। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, कर देंगे इसको, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 17वां, 17 पढ़िए। सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है, बताइए। हैं, हेनरी बताया था ना, आंसर चेक करिए। हेनरी दिया ना, सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी है, बताया था मैंने आपको, क्लियर है। तो अब यही सब आपके उसमें आएगा MCQ में, फटाफट मार दीजिएगा। अरे यार अभी भी मैं कहता हूं कि इस 7-8 दिन भी आप लोग पूरी तरीके से अलर्ट रहिए, तो अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में हीट एनर्जी किस कारण से इंड्यूस होती है, तो जूल्स हीटिंग। हाँ हाँ हाँ, नहीं रुक जाइए, हाँ नहीं फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। एक कंडक्टर में हीट एनर्जी किस रीजन से इंड्यूस होती है, एक कंडक्टर में हीट एनर्जी किस रीजन से इंड्यूस होती है, बताइए। हाँ एक मिनट, रिंग शेप सोलेनॉइड, और उसके बाद एडी करंट, हाँ स्फेरिकल कॉइल। नन, देखिए एक बात तो क्वेश्चन थोड़ा साफ होना चाहिए, मेटलिक प्लेट्स जो होती हैं, मेटल की प्लेट जो होती हैं, ठीक है ना, पूरा एरिया और वॉल्यूम होना चाहिए, तब एडी करंट्स होगा आंसर। क्या पता यही कहना चाहता हो, क्वेश्चन साफ ना लिखा हो, ठीक है ना। हाँ एडी करंट, बात समझ में आ रही है। एडी करंट की वजह से मेटलिक कंडक्टर्स में हीट प्रोड्यूस होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा और साफ लिख कर देना चाहिए ना, बात समझ में आ रही है। हाँ नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। मैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, बताइए। माइनस d5/dt। माइनस नहीं दिया है तो क्या 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 ऑप्शन दिया है, d5 हाँ d5 नहीं, d5+dt तो एकदम गलत है, d5 × dt एकदम गलत है, dm/dt कोई मतलब ही नहीं है, तो d5/dt है ना, ठीक है। वैसे करेक्ट यही है, E इज इक्वल टू माइनस d5/dt। ये सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे यार 100% वही आएगा जो बता रहा हूँ, और आ ही रहा है, देख ही रहे हैं। अब सब देखने के बाद भी ना कर पाए तो हम नहीं जानते, वैसे कर लेंगे, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। हाँ I इज इक्वल टू E/R, E0 cos ओमेगा T/R इसी में साथ में है, हाँ T/R। फिर तीसरा ऑप्शन, हाँ I इज इक्वल टू I0 ना। एक मिनट शुरू से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले साफ साफ। हाँ इंस्टेंटेनियस करंट के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है, यही पूछ रहा है ना। तो I बराबर E/R, ये तो सही है, ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा, I बराबर हाँ I बराबर ये तो गलत है,
ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो ये तो सुनिए, ये तो करेक्ट है। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट। बात समझ में आ रही है? तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, ये वाला गलत है। हाँ, तो ये आप रुकिए, ये कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। तो पहला एक्सप्रेशन तो राइट है, तीसरा राइट है, तो ये रॉन्ग है। ये वाला क्या है? रॉन्ग है। यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर चेक करिए, आ रहा है ना? अब दीजिए कुछ उनको भी पढ़ने को दीजिए, पढ़िए, थोड़ा लाउड पढ़िए फटाफट। नेक्स्ट पढ़िए, लिए फटाफट। अगर थीटा 180 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना होगा? यही पूछ रहा है ना? बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है बताइए? देखिए, अगर थीटा 180 है तो फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर बी ए कॉस 180। तो कॉस 180 जीरो होता है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जब फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? तो बता दीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? नहीं, टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की है। एम्पियर मीटर, कूलम मीटर, जूल। मैग्नेटिक एनर्जी एनर्जी ही ना है, तो जूल ही होगी। ठीक है ना? आंसर चेक करिए, एनर्जी ना है, और वो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। तो ये सब छोटी मोटी बात आप सब है ही। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, मैं पूरा एग्जाम। हाँ, ये तो बहुत सिंपल मैंने कहा, लेकिन एक बात जानिए, कभी कभी बहुत सिंपल चीज़ें परेशान कर देती हैं। पता लगा आप बहुत टिपिकल चीज़ें जानते हैं और सिंपल चीज़ पूछ लिया, है ना? सारी बात आप जानती हैं, सारी दुनिया जानती हैं, लेकिन ये नहीं जानती हैं कि पेप्सी और कोका कोला में क्या अंतर है। ठीक है? तो बात गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, अगर थीटा 270 डिग्री है तो वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई इज, ई मतलब क्या है आपका? ईएमएफ। हाँ, अगर ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, नहीं, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है ना? तो क्या कह रहा है? अगर थीटा 270 डिग्री है, अगर थीटा 270 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि ई की वैल्यू कितनी होगी ई जीरो के टर्म में। ई जीरो के टर्म में पूछ रहा है ना, यानी पीक वैल्यू के टर्म में। बोलो भाई। तो ठीक है यार, साइन फंक्शन नहीं जानते हो? ये साइन फंक्शन के अनुसार चेंज होता है। तो साइन फंक्शन क्या है? ऐसे ना होता है। हाँ, ये जीरो है, ये साइन जीरो है, साइन 180 है, साइन 90 है, साइन जीरो है। ये एक मिनट रुको, साइन जीरो है, ये साइन 90 है, साइन 180 है, साइन 270 है, तो यानी कि माइनस ही। अरे साइन 270 यानी यहाँ हुआ ना, तो माइनस ही हो गया, पीक वैल्यू का माइनस। यानी पीक वैल्यू है लेकिन दूसरे एक्सट्रीम पे। पीक वैल्यू है भाई, ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ चेंज होता है ना, बोलो, चेंज होता है। तो पीक वैल्यू है ईएमएफ की, लेकिन दूसरे एक्सट्रीम पर, निगेटिव वाले एक्सट्रीम पे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर। अरे 23 नहीं पढ़े आप? 23 नहीं पढ़े, खा गए क्या? ये 23 क्वेश्चन था। चलिए 24 पढ़िए, सब पढ़िएगा, छोड़िएगा मत, जल्दी भागने के चक्कर में 30 सवाल करिए ना, डिस्कस करिए। हाँ, मान लिया आपको आता है, बाकी लोग को नहीं आता है, तो हाँ, तो पूरा पढ़िए। नेक्स्ट हाँ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए। मैग्नेटिक एनर्जी जूल में होगा, डेंसिटी होगा मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? तो डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है ना? रुक जाइए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कितने क्वेश्चन हुए? हाँ, 30 तक डिस्कस कर लीजिए। और सुनिए, जब तक एग्जाम है तब तक आप मेरे साथ 30-30 सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए। भाई यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और हम उसको और एलोबरेट करके बता रहे हैं, और यहाँ आपका फोकस घर के फोकस से कुछ ज़्यादा ही होगा, तो वो आपका तैयार हो रहा है। और प्लस आप 20-25 घर पे देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा सुनिए, कल सारे आप रिवाइज करके आएंगे, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 1 घंटे का टेस्ट लूंगा, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट पढ़िए आप, नेक्स्ट पढ़िए। What is the expression of the force हाँ। required to pull any conductor out of the magnetic field? What is the expression of force required to pull a conductor out of the magnetic field? ये नहीं कह रहा है, कोई कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आना है, बाहर ले आना है, तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, पहले ये बताइए। ये नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जल्दी पढ़िए। Required to pull any conductor out of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड से किसी कंडक्टर को बाहर ले आने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या क्या ऑप्शन दिया है? F is equals to B square I square V by R. F इज इक्वल टू, B square हाँ, I square F इज इक्वल टू बी स्क्वायर, I square हाँ, V by R. V बाई आर, V बाई आर। दूसरा B square I square by R. बी स्क्वायर आई स्क्वायर बाई R. आर, B square I बी स्क्वायर, I हाँ, V by R. आई V by R. V by R. वी बाई आर, और फिर B square I square V into R. बी स्क्वायर आई स्क्वायर वी इंटू, मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है फोर्स का एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आने के लिए? बात समझ में आ रही है? तो इसमें करंट के टर्म में सारे आंसर दिए हैं, इसका मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। कंडक्टर कोई रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आई के टर्म में दे रहा है और जिसमें से बी को कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? अब कुछ नहीं दिया है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना? और आई करंट यहाँ मान ले रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? आई एल क्रॉस बी, आई एल। अच्छा सुनिए, व्हाट, ये v है स्पीड, ये क्या है? स्पीड। बात समझ रहे हैं? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ कंडक्टर? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ कंडक्टर? ये पढ़िए फटाक से। What is the force? What is the expression of the force हाँ, required to pull any conductor out of the magnetic field? आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें केस क्या बनेगा कि क्वेश्चन ठीक से आपको दिया नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है ना, ठीक से नहीं दिया है। देखो ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम है, ये कहना चाहता है, क्वेश्चन ठीक से बनाया नहीं है, हम बता दे रहे हैं, आंसर मिल जाएगा, हम समझा दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एक वायर फ्रेम है जो v स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बढ़िया क्वेश्चन है, खूब अच्छे समझिएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और एक ऐसे फ्रेम बना हुआ है और यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, तभी तो पूरी की पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। जब सर्किट कंप्लीट होगी तभी तो करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो तभी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये मूव करेगा। अब मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखिए ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फ्रेम रखा हुआ है, एक वायर है, v स्पीड से इसको ले जा रहे हैं, v स्पीड से इसको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वायर को जब v स्पीड से पुल करेंगे तो ये जो एरिया होगी, इस एरिया का क्या चेंज हो रहा है? ये एरिया चेंज हो रही है, ये एरिया चेंज हो रही है। जब मान लीजिए कि ये मेटलिक फ्रेम है ऐसे और एक वायर को इस पे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं v स्पीड से, इसमें सब कुछ बताना चाहिए था कि v स्पीड, v क्या है, स्पीड इसकी फिगर बना के, फिगर दिया है?
फिगर नहीं दिया है तो बिना इसमें को फिगर देना चाहिए था। इधर देखिए, और बी बताना चाहिए था, सारी चीज़ बताना चाहिए था, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, इधर देखो, जब मान लो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक मेटल का फ्रेम है, इसमें एक वायर को हम ऐसे v स्पीड से ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, एरिया चेंज होगी, और इस पोर्शन की एरिया चेंज होगी तो इस पोर्शन का फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो थीटा तो कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन सेम है, ओरिएंटेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस एरिया चेंज हो रही है, बी भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे फिगर बना के बताना चाहिए था। और जब ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, देखो बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के अगेंस्ट जब हम फोर्स लगाएंगे तब इसको पुल कर पाएंगे। हाँ, ठीक है ना। और जस्ट उस फोर्स के बराबर फोर्स लगाएंगे तो नहीं, जस्ट उस फोर्स के बराबर फोर्स लगाएंगे तो पुल करेंगे, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन पुल करेंगे। और इस इनवर्ट फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक एक्सेलरेशन से उसको पुल करेंगे। ये तो फिगर बना के दिखाना चाहिए था, सब सिंबल समझाना चाहिए था, तब क्वेश्चन क्लियर होता। लेकिन इतनी बात मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ, देखिएगा आंसर सही आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यही पूछा होगा। उम्मीद क्या है, मैं करीब कन्फर्म में हूँ कि यही पूछा होगा। तो अब आप देखिए, बी ऐसे है और इसको v स्पीड से पुल कर रहे हैं, तो फ्लक्स कितना है, फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसकी एरिया अगर इसको v स्पीड से हम पुल कर रहे हैं तो एरिया कैसे चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है। अगर हम इसको v स्पीड से पुल कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, बताइए। ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो बी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, तो बी कॉस थीटा बाहर आ गया, बी कॉस थीटा कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और डी ए बाई डी टी, हाँ, डी ए बाई डी टी। और एरिया क्या है, ये इसका लेंथ मानिए और ये इसका ब्रेथ मानिए, ये लेंथ मानिए ये चीज़, और ये इसका ब्रेथ मानिए। तो एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो कांस्टेंट है, ब्रेथ चेंज कर रही है, और डी बी बाई डी टी क्या है, स्पीड। दिस डिस्टेंस बाई टाइम क्या है, स्पीड। बात समझ में आई। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डी ए बाई डी टी। तो एरिया कितना है, इसको x मानिए, इसको x मानिए, और इसको L मानिए, ठीक है ना। x इंटू एल एरिया है, तो L तो कांस्टेंट है, L बाहर आ गया, और dx बाई डी टी क्या है, v हो गया। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। बात समझ में आई। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, b L v cos थीटा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और L ऐसे मूव कर रहा है, तो थीटा क्या है, 90। तो कॉस तो थीटा क्या है, अगर B अंदर की ओर है इस केस में, हाँ, तो ये हो गया बी एल वी कॉस थीटा, और बी एल वी कॉस थीटा, ये हो गया आपका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और रेजिस्टेंस अगर वायर का आर है तो बी एल वी कॉस थीटा बाई आर क्या होगा, इंड्यूस करंट। और फोर्स क्या लगेगा, आई एल बी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो आई एल बी फोर्स लगेगा, जिसमें से आई ये हो गया, तो आई हो गया बी वी एल कॉस थीटा बाई आर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वी एल कॉस थीटा बाई आर, आई एल क्या होगा, एल ये है, ये लेंथ है, ठीक है ना। एल आई एल क्रॉस बी, और थीटा 90 है तो आई एल बी। तो ये फोर्स हो गया, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, अब एक बात और देखिए, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए हो है, तो बी अगर अंदर की ओर भी है तो इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की ओर है ना। इधर देखिए, बी अगर अंदर की ओर भी है, ध्यान से देखिए, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की ओर है। तो यानी कि इस केस में थीटा 0 हो जाएगा,
और cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अरे यार मैं ये हाँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की ओर है ना, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की ओर। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो थीटा एंगल क्या है, थीटा 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इतना फोर्स लगेगा उसकी ओर, इस वायर के ऊपर इतना फोर्स अंदर की ओर लगेगा, तो इतना ही फोर्स अगर बाहर लगाएंगे तब ये मूव करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बी वी एल स्क्वायर, देखिए हाँ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। कहीं आंसर है, कहाँ है, ए ऑप्शन, बी स्क्वायर, ये आई स्क्वायर दे रहा है ना, ये आई स्क्वायर दे रहा है ना। हाँ तो आई स्क्वायर दिया है, तो आई तो हमने ये निकाला था, तो ये पुट करके देखिए कोई ना कोई आंसर से मैच कर जाएगा। बी वी एल, एल मैंने ये लेंथ एज्यूम किया था, तो ये बराबर आई है, ये बराबर आई है, तो आई के टर्म में इसको पुट करिए, एल को आई के टर्म में एल को पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, आई आर बाई बी वी, आई आर बाई बी वी, यही ना एल होगा, आई आर बाई बी वी, ठीक है ना। तो एल को पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वी, और एल स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से पुट करिए एल स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बी स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया, और हाँ ये इससे कट गया, तो अब क्या आ जाएगा, हाँ ये v भी कट गया, ये v भी कट गया, तो आंसर है आई स्क्वायर आर बाई वी, आई स्क्वायर आर बाई वी। ये कोई ऑप्शन में दिया है, ये नहीं दिया है। अब इस क्वेश्चन को रोक दीजिए, इस क्वेश्चन को रोकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फट से। हाँ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, देखिए ऐसा है, एक मिनट सुनिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 30 क्वेश्चन तक करिए, फिर आखिरी में इसको फिर से हम करते हैं। 30 क्वेश्चन तक करिए, फिर आखिरी में फिर से इसको हम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ तो ये देख लीजिएगा कौन सा मटेरियल यूज़ होता है एसी जनरेटर का ब्रश यूज़ करने के लिए, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सी इंफॉर्मेटिव बात है, आपकी किताब में दी होगी। कितना क्वेश्चन हुआ, कितना, 26 हुआ। अब 27 बताइए, 27 बताइए, पढ़िए जल्दी करिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द नॉर्मल, एक प्लेन सरफेस है, मान लीजिए यही प्लेन सरफेस है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, नॉर्मल टू अ प्लेन सरफेस। यानी कि अगर ये प्लेन सरफेस है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यही कह रहा है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू अ प्लेन सरफेस। हाँ तो हाँ मान लीजिए प्लेन सरफेस ये है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऐसे हो गई। फिर बोलिए, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर ये नॉर्मल की ओर है तो इसका इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से या तो थीटा एंगल 0 एंगल बनाएगा या 180 एंगल बनाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 0, यानी बी इंटू ए, बी इंटू ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया वेक्टर ए है, तो बी इंटू ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए ना, उसमें कुछ ना कुछ फाइंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एट द राइट एंगल हाँ टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन सरफेस। अच्छा सुनिए, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द नॉर्मल। तो सुनिए, अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस ये है, इधर देखिए, तो उसका नॉर्मल ये हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर ये है, तो प्लेन सरफेस में ही हो गया ना, प्लेन सरफेस में ही हो गया। हाँ प्लेन सरफेस में ही हो गया। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और ये सरफेस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है। A uniform magnetic field is normal. A uniform magnetic field is normal to the
right angle to the normal of it. हाँ तो सुनिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन सरफेस के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल है, फिर नॉर्मल कैसे परपेंडिकुलर? हाँ, नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी प्लेन में ही हो गया ना, यानी प्लेन में ही हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है। एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर तो बाहर होगा ही इसका 90 डिग्री, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जनरेटर में जब कॉइल ऐसे होता है, वो वाली कंडीशन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जैसे आपने जनरेटर में देखा होगा नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड का फिक्स डायरेक्शन है, मान लीजिए ये है, तो कॉइल ऐसे रोटेट करता है। देखिए कॉइल ऐसे रोटेट करता है इस तरीके से, पहले ऐसे रहता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो जब कॉइल ऐसे रहता है तो वो वाला कंडीशन बता रहा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा तब। बात समझ में आ गई? अब कितने क्वेश्चन हुए? 27. अब 3 क्वेश्चन और कर दिए, फिर क्लोज करिए। 28 पढ़िए। What is the fundamental cause of induced EMF? फंडामेंटल कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बताइए? चेंज इन फ्लक्स, Magnetic flux चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। attached to the coil. हाँ बस वही फंडामेंटल कॉज है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जैसे है। हाँ तो ठीक, हाँ पढ़िए, एक ही जैसा है तो पढ़िए। Magnetic field intensity तो होगा नहीं। व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन ऑफ, Induced EMF का cause क्या है? बेसिक रीजन है चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स कई तरीके से हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी हो सकता है, बताए थे हम, समझाए थे। एरिया वेक्टर को भी चेंज करके हो सकता है, और दोनों के बीच का एंगल चेंज करके भी हो सकता है। लेकिन बेसिक रीजन है कि फ्लक्स चेंज करना चाहिए। तो main वही है, तो वही होगा। हाँ तो फ्लक्स Magnetic field intensity भी दिया है। ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करने से फ्लक्स ही चेंज होता है। बेसिक रीजन है चेंज इन फ्लक्स। अगर ऐसा पूछा है कि हाउ मेनी वेज, नहीं, यही है। क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज साफ साफ पढ़िए। What is the fundamental cause of induced EMF? फंडामेंटल कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ केवल एक है, चेंज इन फ्लक्स। हाँ, तो वही। अब चेंज इन फ्लक्स 3 तरह से हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, या तो एरिया वेक्टर चेंज करें, और या तो दोनों के बीच का ओरिएंटेशन चेंज करें। लेकिन हमको चेंज करना है, फ्लक्स ही चेंज करना है। बात समझ में आ रही है? तो चेंज इन फ्लक्स बेसिक रीजन है, ठीक है ना। आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 29। If a metallic coil stays हाँ, in a uniform magnetic field, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटलिक कॉइल स्टे करता है तो the induced EMF value is इफ अ मेटलिक कॉइल, stays in a uniform magnetic field, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटलिक कॉइल स्टे करता है, स्टे करता है यानी कि मूव नहीं करता है, तो यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट है। तो उसके अंदर फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फ्लक्स से थोड़ा ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस इज 0। आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। does Lenz's law violate the law of energy नहीं, conservation? नो ये तो नो, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग ही है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ एकदम सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ज़्यादातर होंगे यार। दूसरी बात, एक बात सुनिए, यस नो नहीं। सुनिए, इसका नो होगा, एकदम नो ही आंसर है। लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट वायलेट्स, ठीक है ना। अब 1 मिनट में वो क्वेश्चन फिर से पढ़िए जो एक तो फंसा था। 30 में एक सवाल फंसा है ना, 30 में एक क्वेश्चन फंसा है ना, और उसकी लैंग्वेज डूबियस है। एक बार फिर से पढ़िए, हम उसका ऑप्शन दें फट से, जल्दी पढ़िए। What is the expression of the force हाँ, required to pull any conductor out of the magnetic field? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ कंडक्टर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड से एक कंडक्टर को बाहर निकालने के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? और जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या क्या दिया है? बी के टर्म में दिया है, करंट के टर्म में दिया है, और वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर के टर्म में दिया है। तीनों के टर्म में दिया है ना, बोलिए। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा वो हम मार देंगे। एक ट्राई और मारते हैं 2 मिनट के अंदर। तो देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पकड़िए। मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस रीजन में क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कंडक्टर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। मान लिया इस कंडक्टर का लेंथ L है, हमको नहीं पता है, हमने L मान लिया।
बाद में हम L को रिप्लेस कर देंगे। और मान लिया कि ये v स्पीड से ऐसे जा रहा है, मान लिया कि ये v स्पीड से ऐसे जा रहा है, पुल हो रहा है, ठीक है ना। तो v कांस्टेंट है, यानी कि अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। तो अब आप ऐसा करिए कि जब इसको v स्पीड से मूव करेंगे तो इस एरिया में फ्लक्स चेंज होगा, इस ये जो एरिया है इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसका एरिया चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। हम डी फाई बाई डी टी कर रहे हैं, साइन अभी साइन को स्टेक पे रख रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है ना, डी फाई बाई डी टी। और डी फाई कितना होगा, बी इंटू एरिया, बी तो दिया हुआ है, बी ये कांस्टेंट है इसका, और एरिया क्या होगा, मान लीजिए कि ये लेंथ x है और ये l है, तो एरिया क्या होगा x इंटू एल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बी ए, और उसके बाद देखिए इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, जो ये एरिया होगा, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, जीरो एंगल बनाएंगे। इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो या 180 होगा। हाँ 180, इस केस में 180 बनाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो जीरो बनाता। तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स इंटू फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए कॉस 180 जीरो हो जाएगा, कॉस 180 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स होगा डी फाई बाई डी टी, तो उसमें से आपका b इंटू एल तो कांस्टेंट है, b इंटू एल क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इधर देखिए b इंटू एल डी एक्स बाई डी टी, बात समझ में आ रही है, डी एक्स बाई डी टी। और x क्या हमने माना है, ये माना है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, v, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ बी वी एल होगा, बात समझ में आ रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बी वी एल, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, बी वी एल बाई आर, ये इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो बी वी एल बाई आर इंड्यूस करंट होगा। अब ये क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या कितना लगेगा, बी वी एल बी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, बी एल क्रॉस बी, हाँ ये फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है ना। तो ठीक है, इसमें से आई इंटू एल क्रॉस बी, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अपने लेंथ के किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्स कितना लगता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी लगता है ना। तो आई हमने अभी निकाल लिया, और एल क्या है, ये है एल, और एल क्रॉस बी क्या होगा, एल बी साइन थीटा, और इस केस में L और B के बीच एंगल 90 है, साइन 91 हो गया। तो इतना फोर्स उसके ऊपर लगा, कितना फोर्स लगा उसके ऊपर, बी वी एल स्क्वायर बी बाई आर, इतना फोर्स लगा है? हाँ तो ठीक है, ये बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई, हाँ बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स लगा। तो इतना फोर्स लगाएंगे तो हम उसको पुल कर पाएंगे, बात समझ में आई। इसमें b की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, और v की वैल्यू भी दी हुई है, r की वैल्यू भी दी हुई है, और l की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू नहीं दी है, बात समझ में आ रही है। तो लेंथ की वैल्यू को हम करंट की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, लेंथ की वैल्यू को क्या करेंगे, करंट की वैल्यू से, करंट के टर्म में आंसर दिया है ना, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो E कितना है, बी वी एल बाई आर, तो L की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, आई आर बाई बी वी, एल की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, आई आर बाई बी वी, एल की जगह रिप्लेस कर देंगे, आई आर बाई बी वी, और एल स्क्वायर था, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर जिससे मैच करता हो उसको मार दीजिए, ये आंसर जिससे मैच करता हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपका बी के टर्म में भी है, वी के टर्म में भी है, आई के टर्म में भी है, ठीक है ना। अरे करंट यहां से करंट इंड्यूस करंट कितनी थी, बी वी एल बाई आर, तो एल आपने
एजम्पशन एज्यूम किया था, तो एल को रिप्लेस करिए, एल बराबर आई आर बाई बी वी, तो आई आर बाई बी वी होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस आंसर में आप आई के टर्म में है, आर के टर्म में है, बी के टर्म में है, वी के टर्म में है, और ये सारे आपके नॉन पैरामीटर्स हैं जो दिए हैं क्वेश्चन में। कौन सा कट जाएगा? बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, हाँ और ऊपर भी बी स्क्वायर है, हाँ, तो ठीक है, ये कट जाएगा। लेकिन आंसर में तो बी दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप होल्ड पे रख लीजिए, यही एक कॉन्सेप्ट बन रहा है जो दी हुई बातें हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 30 में से एक क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें ये कॉन्सेप्ट या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन की बात से यही आइडिया बन रहा है, ठीक है ना। चलिए कट कर दीजिए इसको।